आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जी के सरकारी में। आज यहां पर हम चर्चा करेंगे सीएए पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, जिसको अब 2024 के नाम से जाना जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के नाम से इसको नोटिफाई किया है भारत सरकार के द्वारा। तो आज का चर्चा का विषय है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस पर हम चर्चा करेंगे क्यों इसकी आलोचना की जा रही है, क्यों इसका एक समाज के एक वर्ग द्वारा क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा इसका क्यों विरोध किया जा रहा है, उसको हम लोग जानेंगे। क्या सरकार के समर्थकों द्वारा इसके बारे में यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं, वो हम लोग जानेंगे। नागरिकता क्या है, अवैध प्रवासी क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, और जो संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता के बारे में बताया गया वहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 11 क्या है, और जो बार बार जो आलोचक हैं ये कहते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है उसका ये उल्लंघन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या तर्क दिए जा रहे हैं और आलोचक क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी निजी राय नहीं रखूंगा, जो ये अधिनियम जो कहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या इस अधिनियम में कहा गया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों ने इसके बारे में देख भी लिया होगा कि किस तरीके से सरकार ने इसको लेके आई है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका उद्देश्य है इस अधिनियम का, उसको हम लोग देखने वाले हैं आज। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाएगा, सरकार इसको आज रात से लागू कर देगी पूरे भारत में। तो जानेंगे इसके बारे में। आपने इसको देख भी लिया होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ट्विटर हैंडल है, तो इससे ट्वीट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी नोटिफाइड टुडे द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। दीज रूल्स कॉल्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 विल बी एनेबल द पर्सन्स एलिजिबल अंडर सीए 2019 टू अप्लाई टू ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसको आज रात से लागू कर दिया जाएगा पूरे भारत में, और इसी के साथ इसके बाद आपका एनआरसी भी जल्दी लागू होने वाला है। ठीक है, इसको भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यही चर्चा का विषय बना है पूरे भारत में आज, और लोकसभा चुनाव से पहले की अधिसूचना जारी होने से पहले इसको लागू कर दिया गया है पूरे भारत में। इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी आज रात। तो केंद्र की जो मोदी सरकार है, इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है, 2020 में इसको पारित कर दिया था, लेकिन विरोध के कारण इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। तो ये जो कानून है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय हैं, उनके नागरिकों को नागरिकता देने में सक्षम बनाएगा। जो ये कानून, जो ये अधिसूचना जारी की गई है, और जो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत चले आए थे, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता देने की बात कही जा रही है। और हम यहाँ पर यही जानेंगे कि जो इसके संबंध में जो आलोचक तर्क देते हैं, उनको जानना है हमने, और जो सरकार के समर्थक है, सरकार आखिर क्या यहाँ पर तर्क दे रही है कि वो किस प्रकार से सही है। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। और दूसरा यहाँ जो ये आपका सीएए है आपका, इसमें जो नास्तिक हैं और जो दूसरे यहूदी हैं, उनको इस अधिनियम से बाहर रखा गया है, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है पेपरों में। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको ही यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हुए हैं, उनके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लेकर आया गया था। इतना लोग समझ में आ गया होगा। तो जो सीएए है, दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। हालांकि नियमों को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण अधिनियम लागू नहीं किया जा सका था। यहां पर इसको हम लोग जानेंगे आगे। नागरिकता संशोधन नियम के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर भारत के मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी इस सीए अधिनियम के द्वारा। इसके लिए सरकार एक वेब पोर्टल भी तैयार करेगी बहुत जल्द। इसके लिए पात्र लोगों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उनके आवेदनों की जांच के बाद लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो 3 देश हैं भारत के, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। उनके जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके नागरिकों को
नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। आगे बात करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक सीए बिल पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट के बाद 7 जनवरी 2019 को इसे प्रस्तुत किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जो 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया था। उस समय ये पारित नहीं हो पाया था राज्यसभा से। इस विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा फिर से रखा गया और बाद में 10 दिसंबर 2019 को इसको पारित किया गया और राज्यसभा ने भी इसको 11 दिसंबर को विधेयक को पारित कर दिया। ये इस तरीके से यहां पर पारित किया गया था। इसके बाद सीए को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। यहां पर हम लोग जानेंगे कि अवैध प्रवासी कौन है, किस प्रकार से इनको परिभाषित किया है सरकार ने, उसको हम लोग जानेंगे। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहां पर छूट गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान से 6 कुल कितने समुदाय हैं, यहां पर 6 समुदाय की बात चल रही है, जिसमें आपके हिंदू हैं, सिख हो गए, बौद्ध हैं, जैन हो गए, आपके पारसी हैं, इसमें ईसाई हो गए, आपके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। तो इनके जो प्रवासी हैं इनके लिए यह अधिनियम पारित किया गया था और पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के लिए पात्र माना जाएगा यदि वह 12 महीनों के दौरान पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो। इस तरह की कंडीशन यहां पर रखी गई हैं कि कोई भी प्रवासी है उसको किसी भी तरह मतलब कि आसानी से नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसके लिए यहां पर कुछ शर्तें रखी गई हैं। अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग के लिए निवास के वर्षों की संख्या को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यह भी हमको जानना जरूरी है यहाँ पर कि किस तरीके से सरकार ने नागरिकता देनी है, क्या वहां पर शर्तें सरकार ने रखी हुई हैं, उनको हमने जानना है। अब बात करेंगे पर नागरिकता क्या है, आखिर जो चल रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, नागरिकता क्या, सिटीजनशिप आखिर है क्या। नागरिकता राष्ट्र और राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोगों के बीच संबंध को परिभाषित करती है। यह व्यक्ति को राज्य के प्रति देय कुछ कर्तव्यों दायित्वों की पूर्ति के बदले में राज्य द्वारा, राज्य की बात यहां पर किससे है, राज्य का मतलब है राष्ट्र से, राष्ट्र राज्य से यहां पर कहने का मतलब है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो राज्य के प्रति देय कुछ कर्तव्यों दायित्वों की पूर्ति के बदले में राज्य द्वारा सुरक्षा, वोट देने का अधिकार, कुछ सार्वजनिक पदों पर रहने का अधिकार जैसे कुछ अधिकार प्रदान करता है। यही क्या कहलाती, नागरिकता कहलाती है। तो एक आम व्यक्ति को जानना जरूरी है कि आखिर नागरिकता क्या होती है, हम किससे नागरिकता कहते हैं, यह आपका अधिकार है, आप जानना चाहिए कि नागरिकता क्या होती है। बात करेंगे भारत में नागरिकता किस प्रकार की है। तो भारत का जो संविधान है भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। तो आप ये नहीं कहते कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप ये नहीं कहते कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक, आप क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। यही क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है। संविधान क्या करता है, पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत, इंपॉर्टेंट है, तो 11 के तहत संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति तथा उसके लिए विधि बनाने का सरकार को अधिकार है या संसद को अधिकार है। तदनुसार संसद ने भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 यहां पर पारित किया था। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रविष्टि 17 में सूची एक नागरिकता और प्राकृतिकीकरण के बारे में बताती है। इस प्रकार संसद के पास नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। आगे बात करेंगे, 1987 तक भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होना ही पर्याप्त था। फिर बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध प्रवासी आने लगते हैं, तो आरोप लगने वाले और लोक लुभावन आंदोलनों से प्रेरित होकर नागरिकता कानूनों में पहले संशोधन किया गया।
और इसके अतिरिक्त यह आवश्यक किया गया, यहां पर जोड़ दिया गया कि कम से कम माता पिता में से एक को तो भारतीय होना ही चाहिए। ठीक है, पहले कहा 87 तक क्या था, भारत में नागरिकता के लिए वह व्यक्ति पात्र होगा जो इस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया हो। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, उसने यहां किसी को जन्म दिया है, तो वो जो व्यक्ति जन्मा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। बाद में जब यहां पर अवैध प्रवासी आने लगे बांग्लादेश से, तो फिर से संशोधन किया गया कानून में, और यह इसमें शर्त रखी गई कि कम से कम माता पिता में से एक को क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। 2004 में फिर से प्रावधान किया गया कानून में और संशोधन किया गया कि न केवल माता पिता में से एक भारतीय हो, लेकिन दूसरा अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। माता पिता में से तो एक को होना चाहिए भारतीय, किसी को भी, या तो पिता भारतीय हो या माता भारतीय हो, लेकिन जो दूसरा होगा वह अप्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। कैसा? अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। 2004 में यहां पर व्यवस्था की गई थी। अब बात करें भारत में अवैध प्रवासी है कौन, आखिर किसकी बात चल रही है, अवैध प्रवासी कौन है जिनके लिए कटआउट डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2014 है। यहां पर एक कटआउट डेट रखी गई है। इसी को लेकर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे, सीए का, जिसको हम लोग जानेंगे आगे चलकर। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर ये सरकार बड़ा मुद्दा इसने उछाला है और इसको लागू कर दिया गया है विरोध के बावजूद। अब बात कर रहे हैं यहां पर अवैध प्रवासी कौन है। तो अधिनियम के तहत एक अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है। पहली कंडीशन तो यह है उसके लिए कि पासपोर्ट और वीजा जैसे जो वैध प्रमाण पत्र हैं उनके बिना देश में प्रवेश कर रहा है। दूसरा, उसने वैध दस्तावेज के साथ तो प्रवेश किया, लेकिन जो उसका एक अनुमत समय था, अवधि थी, उससे अधिक समय रुका यहां पर, यानी कि 6 महीने के लिए आया था और वह 1 साल रुक गया, तो वह भी क्या है, अवैध अप्रवासी है। वैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम, यहां पर आपका होगा अवैध प्रवासियों को, इसको नोट कर लीजिएगा, यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश संबंधी जो अधिनियम है 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या उनको निर्वासित किया जा सकता है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अवैध प्रवासी कौन है, जो पासपोर्ट या बिना वीजा जैसे जो वैध दस्तावेज हैं, लीगल जो आपके डॉक्यूमेंट है उनके बिना भारत में प्रवेश कर रहा है, या लीगल डॉक्यूमेंट के साथ तो कर रहा है लेकिन जो उसका एक नियत समय था उस अवधि से अधिक भारत में रुक गया है, तो वो क्या है, अवैध प्रवासी हैं। उनके लिए विदेशी अधिनियम 46 और पासपोर्ट अधिनियम 20 के तहत उनको जेल में डाल सकते हैं या उनको यहां से निर्वासित किया जा सकता है। अधिनियम पारित होने से पहले का यहां पर क्या एक परिदृश्य था भारत के अंदर कि जब तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नहीं आया था उससे पहले यहां पर कानून की क्या स्थिति थी अप्रवासियों के लिए, जो अवैध अप्रवासी थे। तो मौजूदा कानून के तहत एक अवैध प्रवासी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। यह 19 से पहले की व्यवस्था थी कि जो एक अवैध प्रवासी है वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। दूसरा, उन्हें पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोक दिया गया। 19 से पहले की बात चल रही है। विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित करते हैं और अवैध प्रवासी को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करते हैं। पंजीकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है, आप पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अब अवैध अप्रवासी नहीं होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो पंजीकरण के माध्यम से आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं। 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 5A भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से निवासी है या नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने से पहले उन्हें लगातार 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए। जब उसने आवेदन किया है उससे पहले 12 महीने तक कंटिन्यू भारत में रहना चाहिए। तीसरा, नागरिकता अधिनियम 55 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है, यहां पर कंडीशन रखी गई है, आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में रहना चाहिए। ये 19 के जो अधिनियम था सीए का, उससे पहले की यहां पर कंडीशन थी भारत के अंदर, इस तरह की शर्तें रखी गई थी। अब अधिनियम क्यों लाया गया सरकार के द्वारा?
आखिर अधिनियम क्या करना चाहता था? मैंने पहले भी कहा, यहां पर मैं अपनी निजी राय नहीं रख रहा हूं। आखिर जो अधिनियम है उसके अंदर क्या है, हम उनको तर्कों के माध्यम से समझ रहे हैं। ना तो मैं यहां पर सरकार का पक्ष लेकर बैठा हूं, ना ही जो विपक्ष है, जो आलोचक हैं, उनके लेकर। हम एक जो तर्क कर रहे हैं, जो अधिनियम है ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उसके बारे में बात करें तर्कों के माध्यम से। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 19 का जो उद्देश्य क्या है, नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में बदलाव करना है यदि अवैध प्रवासी 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इस नागरिकता संशोधन अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी भारत सरकार को। अगर इन 3 देशों के नागरिक हैं तो उनके लिए बदलाव किया गया था नागरिकता अधिनियम में। अब जानेंगे बस सीए की 2019 की क्या विशेषताएं थी। जो आपका सीए आया है इसकी आखिर क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये लेके आया गया, क्या इससे खास होने वाला है, क्यों महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है। ये इसका मेन उद्देश्य है। दूसरे संबंध में शब्दों में जाने इसको, अधिनियम का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के सताए हुए लोगों के लिए भारत का नागरिक बनना आसान बनाना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है। जो इन 3 देशों में, एक आपका पाकिस्तान हो गया, दूसरा आपका बांग्लादेश और तीसरा आपका अफगानिस्तान, जो यहां पर इनका क्या है, आजादी से पहले भारत ने, तो आजादी के बाद भारत ने खुद को सेकुलर देश घोषित कर लिया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर लिया। यहां पर जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको यहां पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो ये तीनों देश थे इन्होंने अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर लिया। तो इससे क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक समुदाय था उनको खतरा उत्पन्न हो गया। तो इसके लिए आपने लियाकत और नेहरू पैक्ट भी पढ़ा होगा उसके बारे में। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का जो अल्पसंख्यक समुदाय यहां पर रहता है, जो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है और सताए हुए हैं, उनका नागरिक बनना भारत में आसान बनाना ही इस नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को अवैध प्रवासन की कार्यवाही से बचाना है, यानी जिन पर अवैध प्रवासन की जो कार्यवाही चल रही है, जो केस चल रहे हैं, उनको खत्म करना भी इसका उद्देश्य है। इतना तो समझ में आ गया होगा आखिर इस सीए कानून को लाने की पीछे सरकार की क्या मंशा है। क्योंकि जो तीनों देश हैं ये इस्लामिक स्टेट हैं, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनमें आपके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, उनको वहां पर सताया गया और धर्म के आधार पर उनका उत्पीड़न किया गया और वो शरण लेने के लिए उनको भारत में मजबूर किया गया। इसीलिए इनको नागरिकता देने के लिए ये सीए कानून लेकर भारत सरकार आई है। संशोधन इन 6 धर्मों से संबंधित आवेदकों के लिए एक विशिष्ट शर्त के रूप में देशीकरण की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देता है। इतना समझ में आ गया होगा। पहले देशीकरण के लिए 11 वर्ष की शर्त थी, अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। यानी कि 2014 के बाद जो अवैध जो प्रवासी आएंगे उनको 5 वर्ष यहां पर रहना होगा, तब उनको नागरिकता मिल जाएगी। इससे पहले वालों को के लिए एक प्रॉपर तरीके से उनको नागरिकता दी जाएगी, उनके जो आवेदन है उनको जांचने के बाद। तो नागरिकता के लिए कट ऑफ की तारीख क्या रखी गई है, 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ तारीख है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस सीए कानून की क्या विशेषताएं हैं जो 2019 में आया था। अधिनियम कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाहियों को बंद कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, जो कार्ड रखते हैं ओसीआई, समुद्र पार की इनका नागरिकता है,
एक आवर्जन स्थिति जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानून का उल्लंघन करते हैं तो वे ओसीआई कार्ड का जो उनका एक रखते हैं उसको खो देंगे अपनी, वो ओसीआई कार्ड धारक नहीं दे जाएंगे यदि वे भारत में छोटे बड़े अपराधों और उल्लंघनों के उल्लंघन करते हैं कानूनों का। यहां पर तो यहां पर जो आपके ओसीआई कार्ड धारक हैं उनके बारे में बताया गया है कि ओसीआई कार्ड धारक क्या हैं कि ऐसे भारतीय मूल के ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो भारत में अनिश्चित काल के तक रह सकते हैं और यहां पर उनको काम करने की अनुमति है। वो कौन है? ओसीआई कार्ड धारक, यानी समुद्र पार की जिनके पास नागरिकता है। अगर यदि वे यहां पर छोटे बड़े अपराधों और उल्लंघनों के लिए दोषी पाए जाते हैं तो वे अपना ओसीआई कार्ड खो देंगे, वो धारक नहीं रह जाएंगे ओसीआई कार्ड। अगला देखते हैं यहां पर। अब अपवाद की बात करें, आखिर यहां पर किन किन को छूट दी गई है इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन को छूट दी गई है? तो अधिनियम में कहा गया है कि जो अवैध प्रवासी हैं, प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इन राज्यों को इस सीएए कानून से छूट दी गई है क्योंकि यहां पर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। आपको भी जानना आवश्यक है कि आखिर सीएए कानून किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो राज्य कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य हैं, इन पर यह सीएए कानून लागू नहीं होगा। और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो रेगुलेशन 1873 के तहत जो इनर लाइन परमिट के तहत जो क्षेत्र आते हैं उनको भी इसमें छूट दी गई है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आलोचना की। आखिर क्यों इस सीएए कानून का विरोध किया गया, क्यों इसकी आलोचना की जा रही है? अब अधिनियम की जो मौलिक आलोचना यह रही है कि विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित करना है। जो आलोचक है वो ये तर्क देते हैं कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार कहती है कि जो हमने 3 देश बताए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वे पहले से ही क्या है? मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। उनका वहां पर उनको वहां पर यातना कैसे मिल रही है? वो तो खुद वहां बहुसंख्यक हैं, उनको आकर वहां सता कौन रहा है? ये तर्क सरकार रखती है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं ये जो सीए कानून है मुसलमानों के खिलाफ है। इस प्रकार नागरिकता का धार्मिक आधार न केवल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का बल्कि उदारवाद, समानता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी करता है। यानी कि जो आपका आर्टिकल 14 है, विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण की जो बात करता है, ये कहते हैं कि उसका भी ये उल्लंघन करता है सीए कानून। यह पाकिस्तान में शिया, बलूची और अहमदिया मुसलमानों और अफगानिस्तान में हजारों जिन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने में क्या है? ये नहीं देता है। आलोचक कहते हैं जो पाकिस्तान में शिया हैं, बलूची हैं, अहमदिया हैं, अफगानिस्तान में जो हजारा हैं आपके, उनके उत्पीड़न का जो सामना वहां पर कर रहे हैं उनको नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी गई यहां पर। और दूसरा जो सीए है उसके खिलाफ जो आलोचक तर्क ये देते हैं कि इसका विस्तार म्यांमार और श्रीलंका में सताए हुए लोगों तक नहीं होगा। आलोचक कहते हैं आखिर 3 देश ही क्यों शामिल किए गए? म्यांमार, भूटान, श्रीलंका क्यों शामिल नहीं किया गया? वहां पर भी तो जो है अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो वहां से जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, तमिल शरणार्थी के रूप में देश में रह रहे हैं, वहां पर उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? आखिर उन देशों को क्यों छोड़ दिया गया? ये जो देश छोड़े हैं ये किसी न किसी कालखंड में भारत का हिस्सा रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान को क्यों शामिल किया गया? वो है तो जब ब्रिटिश यहां पर थे तब भी शामिल नहीं था। ये यहां पर आलोचक तर्क देते हैं आखिर ऐसा क्यों सरकार ने किया? आखिर सरकार की मंशा क्या थी कि केवल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को यहां पर शामिल किया गया? दूसरा, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
आलोचक कहते हैं जो ये सीए कानून है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उनका तर्क यह है कि संविधान का जो समानता के अधिकारी गारंटी देता है, जो आर्टिकल 14 है जो समानता के अधिकारी गारंटी देता है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सीए अनुच्छेद 14 के अनुरूप है, जो न केवल उचित वर्गीकरण और किसी भी वर्गीकरण को वैध बनाने के लिए एक तर्कसंगत और न्याय संगत उद्देश्य की मांग करता है, बल्कि इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक वर्गीकरण को गैर मनमाना होना भी आवश्यक है। आलोचनाओं में से एक यह है कि अधिनियम वर्ग विधान का एक उदाहरण है, क्योंकि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। क्योंकि भारत ने आजादी के बाद स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर लिया, एक सेकुलर देश घोषित कर लिया, फिर किस आधार पर सरकार 3 देशों से ही जो आपके अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दे रही है? आखिर म्यांमार, भूटान और जो श्रीलंका है, जो वहां पर अल्पसंख्यक है, उनको क्यों नहीं सरकार नागरिकता देने की जो बात करती है? आगे देखेंगे सीए पर नॉर्थ ईस्ट को क्यों आपत्ति है, ये भी जानेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वे क्यों यहां पर आपत्ति कर रहे हैं सीए कानून को लेकर। तो वहां पर क्या है, बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी हैं, तो नागरिकता की संभावनाओं ने क्या कर दी, यहां पर उनके लिए गहरी चिंता व्यक्त कर दी। इससे क्या होगा, जो वहां पर अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी, जननांगिकीय जो एक डेमोग्राफी है वो बिगड़ जाएगी वहां पर की, और इससे क्या है, एक वहां पर बोझ बनेगा उन लोगों पर, उनके लिए रोजगार की कमी हो जाएगी। जो वहां पर मूल निवासी हैं उनकी जगह कम हो जाएगी, ये वो लोग बात करते हैं। आजीविका के अवसरों की हानि हो जाएगी, जो उनकी संस्कृति है वो भी नष्ट हो सकती है। ऐसी आशंकाएं जो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी आपत्ति, इसको इस प्रकार इस तरह से लेकर उनकी आपत्ति है इस सीए कानून को लेकर। ये होना जरूरी भी है, आखिर जो वहां पर है उनका क्या होना चाहिए। जो अधिनियम है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो कहते हैं कि जो असम समझौते का उल्लंघन करता है सीए कानून, क्योंकि उस समय जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उन्होंने और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU जो था उनके बीच एक समझौता हुआ था विदेशी अप्रवासियों के लेकर। वहां पर जो उस समय जो कटलाइन डेट थी आपकी 24 मार्च 1971 तय की गई थी। अब वर्तमान में क्या कर दी गई, इसको 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है। इसी को लेकर असम भी इसका क्या करता है, विरोध करता है। इस तिथि के बाद अवैध रूप से असम में जो प्रवेश करने वालों का पता लगाना था। किस डेट से, 24 मार्च 71 की जो डेट थी, जो कटआउट डेट थी, वहां पर उसके बाद से जो असम में प्रवेश करने वालों का पता लगाना था और उनको वहां से जहां जिन देशों से आए थे उन देशों में उनको भेजना था, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह उस समय असम समझौता था तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच। नागरिकता संशोधन अधिनियम ने 6 धर्मों के लिए कटआउट जो तिथि है उसको 31 दिसंबर 14 तक बढ़ा दिया, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में असमिया भाषी लोगों को स्वीकार्य नहीं है। वो कहते हैं कि सभी अवैध अप्रवासियों को अवैध ही माना जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म के हों आपके। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दों की। सीएए यहूदियों और नास्तिकों पर विचार नहीं करता, उन्हें इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ जोड़ने और इस तरह अन्य देशों को बाहर करने का आधार स्पष्ट नहीं है, ये आलोचक तर्क देते हैं। और दूसरा इतिहास ये रहा है कि अफगानिस्तान कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था और हमेशा एक अलग देश था, जबकि नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देश जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं उनको बाहर क्यों रखा गया। नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपका श्रीलंका, उनको क्यों बाहर रखा गया और अफगानिस्तान क्यों शामिल किया गया, ये सरकार से प्रश्न करते हैं जो आलोचक हैं, जो इसके विरोध में बोलते हैं। आगे बात करेंगे, अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया। कारण यह है कि 3 देश संवैधानिक रूप से राज्य धर्म प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका एक अपना धर्म है। इस प्रकार यह अधिनियम इन धार्मिक राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है। आप लोग समझ में आ रहा होगा कि जो ये 3 देश हैं
ये राज्य धर्म प्रदान करते हैं। इसीलिए जो ये सीए अधिनियम है इन धार्मिक राज्यों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा के लिए है। अब जो आलोचक हैं वो कहते चलो इस बात को हमने मान लिया, लेकिन भूटान के संबंध में तो ये अधिनियम बात ही नहीं करता है, क्योंकि एक जो भूटान जो पड़ोसी है वे संवैधानिक रूप से एक धार्मिक राज्य है जिसका आधिकारिक धर्म क्या है, वज्रयान बौद्ध धर्म है। फिर उसको शामिल क्यों नहीं किया गया? वहां पर गैर बौद्ध मिशनरी गतिविधि सीमित है, गैर बौद्ध धार्मिक इमारतों का निर्माण निषिद्ध है, कुछ गैर बौद्ध धार्मिक त्योहारों का जश्न कम कर दिया गया है, फिर भी भूटान को इस सूची से बाहर क्यों रखा गया है? ये आलोचक तर्क देते हैं आखिर इसको बाहर क्यों रखा गया है। अब बात करते हैं जो अधिनियम के समर्थक हैं वो क्या तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिनियम है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अहमदिया और रोहिंग्या अभी भी देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। यदि वे अवैध हैं तब तो उनको हम निर्वासित कर देंगे, लेकिन यदि वे वैध जो डॉक्यूमेंट आपके लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ यात्रा करते हैं भारत में तो उनको हम नागरिकता दे देंगे। किसी भी मामले में चूंकि भारत गैर वापसी के सिद्धांत का पालन करता है, शरणार्थी कन्वेंशन 1951 को स्वीकार किए बिना भी उन्हें पीछे नहीं धकेला जाएगा। ये जो अधिनियम के समर्थक है वे बात कहते हैं। यदि कोई शिया मुस्लिम उत्पीड़न का सामना कर रहा है और भारत में रहना चाहता है तो शरणार्थी के रूप में भारत में निवास जारी रखने के उसके मामले पर उसकी योग्यता और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाएगा। यह तर्क अधिनियम के समर्थक के तर्क रखते हैं। आगे देखते हैं बलूची शरणार्थियों के संबंध में। बलूचिस्तान ने लंबे समय से पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया है और सीएए में बलूचियों को शामिल करना पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में माना जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है सीएए के समर्थकों के द्वारा। इसलिए सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से बाहर नहीं करता है। उदाहरण के लिए यहां पर ये उदाहरण भी देते हैं जो समर्थक हैं कि जो अदनान सानी गायक हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरह से आवेदन किया था उसी तरह से अन्य नागरिक भी वहां के आवेदन कर सकते हैं। तो हम विचार करेंगे कि नागरिकता दें कि नहीं दें। अब बात करते हैं, अब यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि अल्पसंख्यकों को भी स्वचलित नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी मनमानी तरीके से हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि नागरिकता नहीं देंगे उनको, कि आपने आवेदन किया लो जी आपको नागरिकता दे दी, ऐसा हम नहीं करेंगे। कह रहे हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 55 की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा, तभी उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। अर्थात अच्छा चरित्र की आवश्यकता के साथ साथ भारत की भौतिक निवास भी उसमें होना चाहिए उनका, यहां पर तभी उनको यहां पर क्या होने देंगे, नागरिकता दी जाएगी। ये यहां पर शर्तें रखी गई हैं। कुछ और तर्क हैं। समर्थक कहते हैं यह अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। शुरुआत करने के लिए नागरिकता की न्याय संगतता या विदेशियों के प्रवेश को निंदित करने वाले कानूनों को अक्सर संप्रभु स्थान के रूप में माना जाता है जहां अदालतें हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक रहती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें अमेरिका का, तो ट्रंप बनाम हवाई नंबर 17,956 बनाम 585 यूएस, ये 18 में एक वहां पर एक वाद था अमेरिका में। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कई मुस्लिम देशों से यात्रा प्रतिबंध को बरकरार रखा और कहा कि प्रवेश सहित विदेशियों का विनिमय सरकार के राजनीतिक विभागों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मौलिक संप्रभु गुण है जो काफी हद तक प्रतिरक्षा है, यानी कि न्यायिक नियंत्रण है। इसको सही माना था उस समय वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की। अगला उदाहरण देखते हैं। भारतीय अदालतें आमतौर पर इस तरह के तर्क का पालन करती रही हैं। डेविड जॉन हॉपकिंस बनाम भारत संघ 1997 मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि नागरिकता से इनकार करने का संघ का अधिकार पूर्ण है, कि कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसको नागरिकता दे या न दे ये संसद का अधिकार है और अनुच्छेद 14 के तहत समान सुरक्षा से बाधित नहीं है। इसी तरह लुइस डी रेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1991 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत में किसी विदेशी का अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित है और वह अधिकार के तौर पर नागरिकता को नहीं मांग सकता। इस प्रकार
यहाँ पर तर्क दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यहाँ पर सरकार के समर्थक इस प्रकार के तर्क देते हैं। अब उत्तर पूर्व के संबंध में जो तर्क दिए जाते हैं, तो समर्थक कहते हैं कि जहां तक अवैध अप्रवासियों का पता लगाने या निर्वासन के लिए निर्धारित 24 मार्च 71 की कट ऑफ तारीख का सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम असम समझौते को कम नहीं करता है। यह बात यहां पर जो अधिनियम में समर्थन में जो बात कही जाती है बताते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम असम केंद्रित नहीं है, यानी कि असम को केंद्र में रखकर यह सीए कानून नहीं लाया गया है, यह पूरे देश पर लागू होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम निश्चित रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ नहीं है, जिसे अवैध अप्रवासियों से स्वदेशी समुदायों की रक्षा के लिए अद्यतन किया जा रहा है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2014 की एक कट ऑफ तारीख है और नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत लाभ उन धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जो कट ऑफ तारीख के बाद भारत में प्रवेश करते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर सीएए क्या है, क्या इसके आलोचना में क्या इसके तर्क दिए जाते हैं, इसके समर्थन में क्या तर्क दिए जाते हैं, आखिर नागरिकता क्या होती है, अवैध अप्रवासी कौन है, कब इसको पारित किया गया। तो आज आपका ये लागू हो जाएगा, आज से सीएए पूरे भारत में, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। आप लोगों को तक समझ में आ गया होगा आखिर सीएए किस बला का नाम है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, जो वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही हैं, तो ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये आखिर क्या चीजें हैं। तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो जीके सरकारी चैनल को आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, जो काफी आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो होंगी। आपको वीडियो काफी पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपका एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये आपका जानना जरूरी है आखिर सीए क्या है, आखिर भारत में देश में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज के धन्यवाद, सभी को नमस्कार।